बॉस को ढूंढते ढूंढते वो डरावनी टोली सीधे गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर घुस आई है। बापूजी और भिड़े ने जब टोली वालों से पूछा कि तुम्हें ये आदमी क्यों चाहिए, तो उनका जवाब सुनकर गोकुलधाम वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें उन्हें शूट करना है। क्या ये लोग सच में किसी खतरनाक शूटर गैंग का हिस्सा है? बॉस का दिमाग पहले ही प्रेशर कुकर बना हुआ था और ऊपर से उनका ड्राइवर बड़ी ही ढिठाई से उन्हें बता रहा था कि गाड़ी ठीक होने में 1 से 4 घंटे लग सकते हैं। बॉस का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने उस बेचारे ड्राइवर को निकम्मा और बेवकूफ कह डाला, जो पिछले 10 सालों से उनकी गालियां और उनका सड़ा हुआ रवैया बिना कुछ कहे बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन आज उस ड्राइवर के सब्र का बांध एक भयंकर धमाके के साथ टूट गया। उसने बॉस के मुंह पर सीधा इस्तीफा मारा और साफ शब्दों में कह दिया कि वो गांव जाकर हल चला लेगा, लेकिन इस कंजूस बॉस की मनहूस गाड़ी अब 1 सेकंड भी नहीं चलाएगा। अब बॉस सड़क पर बिल्कुल अकेले खड़े थे, लेकिन क्या उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा था कि ये तो उनके इस खौफनाक दिन का सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। बॉस ने झल्लाते हुए अपना फोन निकाला ताकि किसी दूसरी गाड़ी या कैब को बुला सके, लेकिन तकदीर यहां भी उनके साथ एक बेहद क्रूर खेल खेल रही थी। जैसे ही उन्होंने फोन की स्क्रीन ऑन की, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फोन की बैटरी सिर्फ 2% बची थी। दूसरी तरफ गोकुलधाम सोसाइटी में एक अलग ही लेवल का महाकलेश चल रहा था। तारक मेहता और जेठालाल पूरे घर को ऐसे खंगाल रहे थे जैसे सीबीआई वाले कोई बहुत बड़ा छापा मार रहे हों। तारक मेहता की हालत खराब थी। उनके चेहरे पर पसीना और दिल में खौफ था, क्योंकि ऑफिस का एक बेहद जरूरी एनवेलप रहस्यमयी तरीके से गायब था। अंजलि भाभी और जेठालाल सोफे के नीचे से लेकर बेडरूम की अलमारियों तक सब छान मार चुके थे, लेकिन वो सफेद लिफाफा कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक तारक मेहता का फोन बज उठा और स्क्रीन पर बॉस का नाम देखकर उनकी रूह बुरी तरह कांप गई। वो साधारण सी रिंगटोन उन्हें किसी युद्ध के खतरनाक सायरन जैसी लग रही थी। उधर बॉस रास्ते पर खड़े होकर गालियां दे रहे थे कि ये मेहता पगार तो पहली तारीख को मजे से ले लेता है, पर फोन कभी टाइम पर नहीं उठाता। लेकिन बॉस की अपनी हालत अब और भी ज्यादा खौफनाक होने वाली थी, क्योंकि रास्ते पर खड़े खड़े उन्हें अपने आसपास कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने उनके शरीर के रोंगटे खड़े कर दिए। बॉस को अचानक लगा कि रास्ते पर चलते हुए अनजान लोग उन्हें बड़ी ही अजीब और डरावनी नजरों से घूर रहे हैं। उनका कॉर्पोरेट दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और उन्हें लगा कि शायद उनकी बीवी ने उन पर शक करके उनके पीछे कोई खूंखार जासूस छोड़ दिया है। बॉस का डर इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने सामने से आ रहे बेचारे राहगीर को बिना मांगे ही सफाई देना शुरू कर दिया कि वो बहुत गरीब आदमी है और उनके पास इस महंगी गाड़ी में पेट्रोल डालने के भी पैसे नहीं है। लेकिन वो राहगीर तो बेचारा सिर्फ एक पते का कागज लेकर एड्रेस पूछ रहा था। अचानक वहां बड़े बड़े कैमरों और हथियारों जैसी दिखने वाली एक पूरी की पूरी टोली आ धमकी। वो लोग बॉस को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, पक्का यही है, शूट 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 करो इसे। बॉस के कानों में वो शूट शब्द किसी मौत के सीधे फरमान की तरह गूंज गया। उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें गोलियों से भूनने के लिए पेशेवर सुपारी किलर भेजे हैं। जान बचाने के लिए बॉस वहां से ऐसे भागे जैसे उनके पीछे कोई गली का कुत्ता नहीं, बल्कि साक्षात यमराज दौड़ रहे हों। लेकिन क्या बॉस इतनी आसानी से बचकर निकलने वाले थे? हाँफते हुए और पसीने से लथपथ बॉस ने सामने एक खड़ी हुई रिक्शा देखी और बिना 1 सेकंड सोचे उसमें छलांग लगा दी। रिक्शे में पहले से कुछ अनजान सामान रखा था, लेकिन बॉस की जान पर आ बनी थी। उन्होंने ड्राइवर को डबल ट्रिपल भाड़ा देने का लालच देकर रिक्शा तुरंत वहां से भगाने को कहा। रिक्शे वाला हैरान था कि ये सूट बूट वाला अमीर आदमी इतना डरा हुआ और बदहवास क्यों है। बॉस ने कांपती हुई आवाज में अपनी झूठी मर्दानगी दिखाते हुए कहा कि वो किसी से नहीं डरता, बस तू रिक्शा और तेज चला। लेकिन कहानी ने यहाँ एक ऐसा खौफनाक मोड़ लिया जो बॉस ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। रिक्शे वाले ने बॉस को पीछे के शीशे में ध्यान से देखा और धीरे से अपना फोन निकालकर किसी को गुपचुप कॉल मिला दिया। बॉस के कान राडार की तरह खड़े हो गए। रिक्शे वाला फोन पर फुसफुसाते हुए कह रहा था कि सारे बस्ती वालों को इकट्ठा कर लो, मैं उसे लेकर ही आ रहा हूं। आज तो हमारा बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया है। ये भयानक शब्द सुनते ही बॉस का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। उन्हें लगा कि ये तो उनके किडनैपिंग की लाइव प्लानिंग चल रही है। उन बंदूक वाले शूटरों से बचकर वो अब एक शातिर किडनैपर के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। चलती हुई रिक्शा से बॉस ने अपनी जान हथेली पर रखी और एक झटके में बाहर कूदकर वहां से भाग निकले। लेकिन उनकी ये अंधी भागदौड़ उन्हें एक ऐसी जगह ले जाने वाली थी जहां उनका सामना उनके ही सबसे बड़े झूठ से होने वाला था। इधर गोकुलधाम सोसाइटी में तारक मेहता की हालत बिना पानी की मछली जैसी तड़पती हुई हो गई थी। अगर वो एनवेलप आज ऑफिस में जमा नहीं हुआ तो इस महीने की सैलरी का मुंह देखना उनके लिए एक सपना बन जाएगा। तभी वहां आत्माराम तुकाराम भिड़े की एंट्री हुई, जिसके हाथ में एक कागज था। भिड़े ने थोड़े गुस्से में पूछा कि मेहता साहब, आपने मुझे मेंटेनेंस चेक के बदले ये कौन सा फालतू कागज दे दिया है? तारक मेहता ने जैसे ही उस कागज को देखा, उनकी आंखों में 1000 वॉट की चमक आ गई। ये वही ऑफिस की रिपोर्ट थी जिसे वो पूरे घर में पागलों की तरह ढूंढ रहे थे,
जेठालाल और तारक मेहता ने भिड़े को ऐसे गले लगाया जैसे उसने उन्हें सीधे फांसी के फंदे से उतार लिया हो। अंजलि भाभी ने फटाफट टिफिन और बैग पकड़ाया ताकि तारक बिना एक पल गवाए ऑफिस के लिए निकल सके। तारक मेहता को सामने खड़ी एक रिक्शा देखकर लगा कि आज तो ऊपर वाला पूरी तरह से मेहरबान है। उन्होंने आराम से बैठकर ड्राइवर को अशोकनगर चलने को कहा, लेकिन किस्मत उनके साथ एक और क्रूर मजाक करने के मूड में थी। रिक्शे वाले ने बहुत ही ठंडे दिमाग से कहा कि उसकी रिक्शा की गैस खत्म हो चुकी है और वो कहीं नहीं जा सकता। तारक मेहता का दिमाग गुस्से और टेंशन से भन्ना गया। तभी भिड़े ने अपनी सखाराम यानी अपने प्यारे स्कूटर की चाबी निकाली और सीना तान कर बोला कि वो इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है और वो खुद उन्हें ऑफिस छोड़कर आएगा। जेठालाल भी मुफ्त की सवारी के चक्कर में पीछे लटकने को तैयार था। सब कुछ बिल्कुल सेट लग रहा था। तारक मेहता बस सखाराम पर बैठकर ऑफिस पहुंचने ही वाले थे, तभी उनके फोन की घंटी ने एक बार फिर खौफ का वो भयानक सायरन बजाया। ये फोन अब्दुल का था। अब्दुल ने बताया कि मेहता साहब का बॉस सोसाइटी के मेन गेट पर खड़ा है और वो सीधा अंदर ही घुसने वाला है। तारक मेहता के तो जैसे प्राण ही पखेरु हो गए। वो चीख पड़े, क्या अगर उनके बॉस ने उन्हें इस वक्त घर पर मटर गश्ती करते देख लिया तो उनकी बरसों की नौकरी का अंतिम संस्कार उसी वक्त हो जाएगा। वो बिना किसी को कुछ बताए और सीधा अपने घर की तरफ भागे। जेठालाल उन्हें ऐसे पागलों की तरह भागते देखकर पूरी तरह से सुन्न रह गया। जेठालाल ने उनके पीछे भागकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तारक मेहता ने कांपते हुए बताया कि उनका खूंखार बॉस आ रहा है और अब उन्हें किसी भी कीमत पर छुपना पड़ेगा। जेठालाल और भिड़े ने उन्हें ऑल द बेस्ट कहा और खुद आगे बढ़कर उस बॉस को संभालने का जिम्मा अपने सिर पर ले लिया। लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो बॉस ऑफिस में होना चाहिए था वो खुद इतना बदहवास होकर गोकुलधाम क्यों आ रहा था। तभी बाहर गेट से पागलों की तरह भागते हुए बॉस की एंट्री हुई। उनकी हालत ऐसी थी जैसे वो किसी महायुद्ध से अपनी जान की भीख मांगकर भागे हों। कंपाउंड में खड़े सभी लोग उन्हें घूर रहे थे और बॉस मन ही मन रो रहे थे कि मैंने आज तक एक छोटी सी चींटी भी नहीं मारी है, फिर ये शहर के सारे गुंडे मुझे क्यों मारना चाहते हैं। जेठालाल और बाकी लोगों ने बॉस को चारों तरफ से घेर लिया और उनका स्वागत करने लगे। बॉस ने घबराते हुए हाथ जोड़कर कहा कि मुझे बाजू हटने दो और कहीं सुरक्षित जगह पर छुपने दो। जेठालाल ने अपनी महान और उल्टी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बॉस को सीधा तारक मेहता के घर में ही छुपने का मास्टर आइडिया दे दिया। बॉस बिना एक सेकंड गवाए अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए तारक मेहता के घर में घुसे। दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे चौंके जैसे दो शातिर चोर एक ही रात में एक ही तिजोरी तोड़ने पहुंच गए हों। तारक मेहता की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। उन्हें लगा कि आज वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं और उनकी नौकरी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, सर आप यहाँ क्यों छुपे हैं। बॉस खुद एक बहुत बड़े सदमे में थे। बॉस ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए गुर्रा कर कहा, मेरी छोड़ तू ऑफिस क्यों नहीं पहुंचा, तू तो यहाँ मेरे पीठ पीछे छुपा बैठा है। तारक मेहता तुरंत अपने घुटनों पर आ गए और बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगे कि सर प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालना। बॉस ने एक लंबी और गहरी सांस ली और कहा कि मैं तुझे नौकरी से नहीं निकालूंगा क्योंकि मैं खुद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। तभी बापूजी आगे आए और उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन गंभीर आवाज में पूछा, अरे भाई तुम लोगों को वो आदमी चाहिए क्यों। टोली वाले एक साथ चीखे, हमें उन्हें शूट करना है।